अगर आपको अपना देश छोड़ने को कहा जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन देश क्या होता है? ये सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा है या इससे कहीं ज़्यादा? आज हम जानेंगे कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। क्या फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा था और हर राजा अपने क्षेत्र में पूरी तरह शक्तिशाली था। आम जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे, वे सिर्फ आदेश मानने के लिए थे। उस समय राष्ट्र जैसी कोई भावना मौजूद नहीं थी। फिर आया साल 1789, जब फ्रांस में एक बड़ी क्रांति हुई। लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी और हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सोच बदल दी। क्रांति के ये विचार धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे। किताबों, अखबारों और चर्चाओं के जरिए लोग जागने लगे। अब वे समझने लगे थे कि वे भी स्वतंत्र हो सकते हैं। इसी समय एक नेता उभर कर सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट। उसने कई सुधार किए, जैसे कानून में समानता, लेकिन उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और यही बात अन्य देशों में विरोध का कारण बनी। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के बड़े नेता वियना में इकट्ठा हुए। उनका उद्देश्य था पुरानी व्यवस्था को वापस लाना, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। अब लोगों के बीच एक नई सोच जन्म ले चुकी थी, उदारवाद, यानी स्वतंत्रता और समानता की मांग। मध्यम वर्ग के लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे। 1830 और 1848 में क्रांतियों की एक लहर उठी। सड़कों पर लोग उतर आए। हर तरफ संघर्ष था, हर तरफ आवाज थी, आज़ादी। ये क्रांतियां राष्ट्रवाद को और मजबूत कर गई। आखिरकार इटली और जर्मनी एकजुट हो गए। वर्षों के संघर्ष के बाद एक नया राष्ट्र बना, एक झंडा, एक पहचान। राष्ट्रवाद अब एक वास्तविकता बन चुका था। तो अब हम समझ चुके हैं कि राष्ट्र सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता। ये लोगों की भावनाओं, उनकी पहचान और उनकी एकता का प्रतीक होता है। और यही भावना इतिहास को बदल देती है। धन्यवाद।